जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जिस बात की मुझे बहुत ज्यादा चिंता है और उस चिंता से आपको अवगत कराना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं ऐसा ना हो, लेकिन जो मुझे लग रहा है और जो मुझे संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं। देखिए, भारतवर्ष के 142 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि देश मजबूत हो, भारत माता मजबूत हो, क्योंकि अगर देश मजबूत होगा तो हम लोग मजबूत होंगे, हमारे जीवन का स्तर सुधरेगा और हमारी इज्जत बढ़ेगी और हमारा जीवन यापन ठीक से होगा। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं सोचता हूं 142 करोड़ लोग में शायद ही कोई एक ऐसा आदमी हो जो ये सोचता हो कि भारतवर्ष कमजोर हो जाए और उसको फायदा हो जाए, और ये मूर्खी होगा जो ऐसा सोचेगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों की परिस्थिति बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे एक जंगल होता है, उसके अंदर पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, सब अपना जीवन यापन करते हैं, एक कोएग्जिस्टेंस की भावना होती है। वृक्ष के ऊपर ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं जिनके अलग अलग बोलने के तरीके होते हैं, अलग अलग रंग रूप होता है, लेकिन वो कोएग्जिस्ट करते हैं। ये प्रकृति का नियम है और इस प्रकृति के नियम का अगर अवरोध कोई पैदा करता है तो वो उनके खुद के जीवन काल के लिए अच्छा नहीं होता। अब भारत के परिवेश में बात करता हूं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, भारतवर्ष के अंदर ये बात तो बार बार रिपीट की गई है, हर आदमी ने कही है कि 142 करोड़ जनसंख्या में देश की अलग अलग प्रकार की सभ्यता और संस्कृति हैं, और इतनी अलग सभ्यता संस्कृति हैं जो मेरे ख्याल से विश्व के किसी देश में नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, हमें एक दूसरे की परंपराओं में आश्चर्य होता है। वहां का जो खान पान है बिल्कुल अलग है, हर 100 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है, हवा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो कितने डायलेक्ट्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसकी कल्पना कोई विदेश में बैठा हुआ आदमी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश के हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था बनाई थी वो सनातन धर्म में कोएग्जिस्टेंस की बनाई थी। धर्म और जाति और पूरे देश के अलग अलग सभ्यता संस्कृति को समेटकर साथ लेकर चलने की बनाई थी, क्योंकि जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश की भिन्नताएं हैं, इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसको कैरी कर लिया जाए, और विश्व के सारे देश ये मानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गोरे हैं, ऐसे लोग हैं जो भूरे हैं जैसे हम लोग भूरे हैं, ऐसे लोग हैं जो डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड हैं, ऐसे लोग हैं जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है, कभी ठंड नहीं पड़ती, ऐसे भी लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं जहां -20 -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। देश में समुद्र भी हैं, पहाड़ भी हैं, हर तरह की सभ्यता संस्कृति, हर प्रकार का रूप रंग है भारतवर्ष के अंदर। इसलिए भारतवर्ष के अंदर, अपने देश के अंदर हमको सुख मिलता है। या आप उड़ीसा चले जाएं तो अलग प्रकार का देश आपको दिखाई पड़ेगा, आप तमिलनाडु चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, गुजरात चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, गोवा चले जाएं, आपको हर तरह का खान पान, और इतना भिन्न खान पान जो विदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनके पास अगर 10 डिशेज होंगी जो डिफरेंट डिशेज होंगी, तो हमारे यहाँ पराठा भी 100 प्रकार का बनता है। और इसीलिए हम लोगों को आनंद आता है। हमको लगता है कि पूरा विश्व देखने के बजाय अगर भारतवर्ष का पूरा भ्रमण कर लिया जाए तो पूरा विश्व हम यहां देख सकते हैं। अब एक नई समस्या ऐसी पैदा हो गई है जो मुझे लगता है जिसके प्रति मुझे आपको आगाह करने की आवश्यकता है, और आप लोगों को भी इसको सीरियसली लेने की आवश्यकता है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो मैं समझ रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, वो गलत सिद्ध हो। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं और जो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, इनके बीच में वर्षों से एक प्रकार का विवाद रहा है जो हिंदी का विवाद रहा है। हम नॉर्थ इंडियन चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदी भाषा को प्रमुखता दी जाए, जैसे फ्रांस के अंदर फ्रेंच को दी जाती है, अंग्रेजी भाषी देशों में अंग्रेजी को दी जाती है, स्पेनिश को दी जाती है, चाइनीज को दी जाती है। और इसका भी उल्लेख किया जाता है कि जब आप उस देश में जाते हैं और उस देश की भाषा को नहीं बोलते तो वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं होते और बड़े गर्व से अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या यह है, देश के अंदर समस्या यह है
कि हमारे देश में हिंदी समझने वाले भी 20% लोग ऐसे हैं जो हिंदू नहीं समझ सकते। तमिल को समझना, तेलुगु को समझना, मलयाली को समझना, बंगाली को समझना, मराठी को समझना, गुजराती को समझना, ये अलग अलग जनसंख्या को बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर सब लोग कम्युनिकेट कर सकें, उसकी आवश्यकता थी। और ये माना गया कि अपनी लोकल लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी बढ़ावा दिया जाए और एक ऐसी लैंग्वेज रखी जाए जिसमें सब लोग कम्युनिकेट कर सकें, और अंग्रेजी को माने उसमें माना गया। और यह भी माना गया कि भारतवर्ष की उन्नति में एक बहुत बड़ा कारण था कि भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान था। अगर आप देखें, चीन ने बाकी जगह पर, बाकी एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, मैन्युफैक्चरिंग हब वो बना, लेकिन आईटी इंडस्ट्री के मामले में वो हमसे पीछे रहा। और वो पीछे रहने का कारण ये था कि भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे बहुत ज्यादा थे और चाइना में नहीं थे। वो अपनी चाइनीज भाषा को आगे बढ़ाते थे और इस वजह से हम लोग कम्युनिकेट कर पाए अमेरिका और वेस्ट से, और हमारे देश के बच्चों को आईटी इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी लीडरशिप को स्थापित कर लिया। चीन ने इस बात को महसूस किया, अपने नेशनल प्राइड को साथ देते हुए उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा भी शुरू कर दी और धीरे धीरे जो चीन और भारतवर्ष के बीच में कम्युनिकेशन की वजह से एक गैप था, एक डिफरेंस था, उसको उन्होंने भरने का प्रयास किया और वो धीरे धीरे भर भी रहा है। तो एक तो इशू ये है कि हिंदी भाषी लोग हिंदी की प्रभुत्ता चाहते हैं और जो हिंदी भाषी नहीं है उनको लगता है कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं समझता हूं बहुत गंभीर है और इसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को विचार करना चाहिए, मोदी जी को विचार करना चाहिए। अब डिलिमिटेशन होने वाला है। डिलिमिटेशन का मतलब जनसंख्या के आधार पर देश के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया जाएगा और हो सकता है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव हो उसके पहले डिलिमिटेशन हो जाए। अब ये जो गंभीर समस्या इसी के अंदर छिपी हुई है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां प्रोस्पेरिटी होती है, जहां एजुकेशन होता है, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है और जहां पे लिटरेसी कम होती है, प्रोस्पेरिटी कम होती है, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का संबंध रिलीजन से उतना ज्यादा नहीं है जितना कि एजुकेशन से, इलिटरेसी से और प्रोस्पेरिटी से है। तो वो समुदाय, वो समाज, वो क्षेत्र जहां पे एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है और जहां प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है। और ये फैक्ट है, इस फैक्ट को सब लोगों ने सत्यापित किया है। अब सवाल यह है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर क्योंकि एजुकेशनल लेवल कम है, प्रोस्पेरिटी कम है, इसलिए यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हुई है। और साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु को ले, आंध्र प्रदेश को ले, तेलंगाना को ले, महाराष्ट्र को ले, कर्नाटका को ले, वहां पे केरला को ले, इनका एजुकेशनल लेवल हाई है और एजुकेशनल लेवल हाई होने की वजह से और वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, रिलीजियस होने के बावजूद ये मानने से कि 21st सेंचुरी को देश पे ले जाना है, उन्होंने इंग्लिश को, उन्हें प्रोस्पेरिटी को, उन्होंने रिलीजियस जो आपसी अंतर संबंध है उनको ठीक करने के संदर्भ में ये कोशिश की कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ, लिटरेसी ज्यादा हुई, प्रोस्पेरिटी ज्यादा हुई, इसलिए वहां पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई और उत्तर भारत के अंदर हो गई। अब सवाल यह है कि जो डिलिमिटेशन होगा और जनसंख्या के आधार पर यह डिलिमिटेशन होगा, तो इसका मतलब यह है कि उत्तर भारत के अंदर या हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और साउथ इंडिया के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए वहां पे एमपीज की सीट कम हो जाएंगी। अगर ये स्थिति बनी, जैसे आज की तारीख में भी अगर आप देखिए, तो जो अपोजिशन पार्टीज है वो नॉर्मली उन क्षेत्रों में है जहां हिंदी स्पीकिंग नहीं है। वो बंगाल में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, और जितने हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। बल्कि लोकसभा के अंदर भी अगर परफॉर्मेंस वाइज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज। अब इसका माने है कि लिमिटेशन के बाद अगर अलग पार्लियामेंट चुनाव के अंदर अगर उत्तर भारत हिंदी स्पीकिंग एरियाज की पार्लियामेंट की सीट 200 बढ़ गई और
नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज की या साउथ इंडिया की सीटें नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब यह है कि आज भी जो साउथ इंडिया के लोगों को लगता है और वहां की स्टेट्स को लगता है कि हिंदी भाषी स्टेट्स, क्योंकि उनका दिल्ली के अंदर ज्यादा प्रभुत्व रहता है, उनको इग्नोर करती हैं, उनको फंड्स नहीं देती हैं, उनके बारे में सोचती नहीं है, उनको सौतेला व्यवहार मिलता है। और इससे साथ साथ क्लब्ड जो हिंदी भाषी और नॉन हिंदी भाषी, उन्हें लगता है कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। तो ये भावना को निर्मूल सिद्ध करना माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का काम है। अमित शाह जी ने स्टालिन ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने डिलिमिटेशन के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और हिंदी को थोपने के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। और उन्होंने कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, बाकी लोगों से भी कहा कि ये जो डोमिनेशन है हिंदी का, हमें इसका विरोध करना चाहिए। अब ये जो शुरुआत है, इसको वहीं पे जहां से शुरुआत हुई है वहीं से इसको दबा देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये उनके अंदर फीलिंग हुई और इस फीलिंग को साउथ इंडिया के स्टेट्स ने आपस में एक कॉन्फेडरेशन बना के ये महसूस किया कि अब तो राजनीति जो अगले पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद होगी, उसके अंदर साउथ इंडिया का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। उनके पास तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो 100% सीटें भी अपोजिशन को जिता दें तो भी दिल्ली की सरकार में उनका कोई रोल नहीं होगा। फिर तो उनको जब बजट चाहेंगे तो मिलेगा, जब चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, और पूरा डोमिनेशन उन हिंदी भाषी स्टेट्स का हो जाएगा, जिसका मैं भी एक भागी हूं। और मैं भी चाहता हूं कि मातृभाषा मेरी हिंदी है तो हिंदू को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अपनी भाषा से ज्यादा अगर मुझे प्यार है तो अपने देश से है, भारत माता से। तो भारत माता के हित में मैं ये चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाए कि जो लोग पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देश वालों से पूछिए कि देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा, बाकी देश प्रगति क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे साहब पॉपुलेशन इज द मेन कॉज। अरे पॉपुलेशन मेन कॉज है, लेकिन वो तो नॉर्थ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ वैसे ही कम हो गई। तो जो स्टेट नेशनल प्रोस्पेरिटी के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर दिया, उनको आप दंडित करें, और जिन स्टेट्स ने इस चीज को नहीं समझा और पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाया, उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस देश के अंदर बढ़ जाए, तो और उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ डिवाइड हो जाए और देश को कमजोरी महसूस हो। तो इसलिए जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ये इंश्योर करें कि ये भावना ना प्रबल हो साउथ नॉर्थ डिवाइड की, जिससे मेरे देश का नुकसान हो, और इस प्रकार की कोई चीज हो। क्योंकि ये बात देखिए, एक और बहुत बड़ा एंगल है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना एक हद तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरा फैक्ट भी है जिसको इग्नोर आप नहीं कर सकते, जो चीन, जापान, वेस्ट यूरोप, हर जगह आप देख रहे हैं कि वहां पॉपुलेशन ग्रोथ हो ही नहीं रही। आपको पता है कि चाइना ने एक नया सिद्धांत लागू कर दिया था, वन चाइल्ड नॉर्म, 30-40 साल पहले, और आज वो इस चीज को परेशान है कि उनका यंग जनरेशन नहीं है, केवल 80-90 साल के लोग हैं, इसलिए उन्होंने उस नॉर्म को वापस ले लिया। अब कहते हैं हर परिवार के अंदर 2 बच्चे होने चाहिए। तो हर चीज को सोच समझ के, भावनाओं में उत्तेजित न होते हुए, राष्ट्रहित में अगर हम सोचेंगे तो देश के लिए उचित होगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ के बीच में डिलिमिटेशन और भाषा की वजह से कोई दुराव पैदा ना हो, यह मैं प्रार्थना करता हूं, देश के सत्ता संचालकों से प्रार्थना करता हूं। और अगर इस प्रकार की कोई भावना बढ़ रही है तो उसका निराकरण होना, और साउथ इंडिया के लोगों को, और जैसे हम चाहते हैं कि हर धार्मिक अल्पसंख्यक को ये मैसेज मिले कि वो यहाँ सुरक्षित है, हम बड़े भाई जो मेजोरिटी कम्युनिटी वाले हैं उनका ध्यान रखेंगे, उसी प्रकार से, क्योंकि देश के अंदर 70% लोग हिंदी भाषी हैं, वो भी जो बाकी ऐसे लोग जो बंगाली बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयाली बोलते हैं, उनको भी आश्वासन देने की आवश्यकता है कि वी डोंट डिस्क्रिमिनेट, वी रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज एज वी रिस्पेक्ट आवर ओन। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।